नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमारा प्रकरण चल रहा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, जिसका आज 8वां भाग है और इस 8वें भाग में हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और इसके प्रतिपादक हैं कोहलर। ठीक है, थंबनेल के माध्यम से आप यहाँ पे देख सकते हैं कोहलर का वाह क्षण। वाह क्षण क्या होता है? जब हम किसी का कोई हमें समस्या होती है, किसी कार्य को पूरा करने में यदि कोई समस्या आ रही होती है और हम उसके विषय में सोच रहे होते हैं और अचानक से हमें सूझ मिलती है, अचानक से उसका हल मिल जाता है, तो वो हमारे लिए आह क्षण होता है। उसी के विषय में आज हम जानने वाले हैं, ठीक है? चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कक्षा। देखते हैं, सर्वप्रथम सामान्य परिचय से बात करें तो जो हमारा एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसमें सूझ और अंतर्दृष्टि का जो सिद्धांत है वो एकदम सीखने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है लर्निंग की, उसका एकदम नया नजरिया है, नया सिद्धांत है जो हमें नए तरीके से सीखने के लिए प्रेरित करता है या हमें बताता है कि सीखना कैसे होता है। यह जो सिद्धांत है वह थॉर्नडाइक महोदय के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के एकदम विकल्प में है, उसका खंडन करता है और मानता है कि जो इंसान या जीव हैं, कोई भी जीव है, वह केवल रट करके या केवल किसी भी क्रिया को दोहरा करके व्यवहार नहीं सीखता है, बल्कि अचानक आई सूझ से या उसके दिमाग में अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को प्रक्रिया में ला करके अपने बुद्धि के कारण से जो भी उसे सूझ मिलती है या अचानक जो उसे समझ में आता है, उस समझ के कारण ही व्यक्ति सीख पाता है। ठीक है? तो कोहलर और जो थॉर्नडाइक हैं, दोनों ने सीखने का सिद्धांत दिया है। उसमें से जो ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, वह दोनों का ही प्रसिद्ध हुआ है वैसे तो सिद्धांत, लेकिन व्यावहारिक जीवन में देखें तो दोनों के सिद्धांतों की महत्वता बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन थॉर्नडाइक महोदय अपनी जगह सही हैं कि जो उनका कहना था कि जो सीखना होता है वह बार-बार किसी प्रक्रिया को दोहराने से होता है, बात भी सही है। यदि हम किसी चीज़ को बार-बार दोहराते हैं तो हम उस चीज़ को सीख जाते हैं और उनका खंडन करते हुए कोहलर महोदय ने कहा कि सीखना केवल रट करके या फिर केवल उन्हें दोहरा करके नहीं होता है, बल्कि अचानक आई सूझ से भी होता है। अगर हमें कोई हल नहीं आ रहा है किसी चीज़ का, मान लो कोई बच्चा है गणित का सवाल कर रहा है और उसे हल वो उसका उत्तर आ नहीं पा रहा है, तुरंत उसका उत्तर नहीं कर पा रहा है, थोड़ी देर उसके विषय में सोचेगा और अचानक जो उसके दिमाग में सूझ बनेगी, समझ वो होगी, इकट्ठा होगी, उसके कारण जो उसका हल निकलेगा, उसके विषय में कोहलर महोदय ने लिखा हुआ है। ठीक है? सामान्य परिचय देखें सर्वप्रथम सिद्धांत का हम, तो सिद्धांत का जो प्रतिपादक हैं, ठीक है, प्रतिपादन के विषय में सर्वप्रथम बात करें तो ये जो सिद्धांत है वह गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, गेस्टाल्ट साइकोलॉजिकल वो हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उनकी देन है। तो जो गेस्टाल्ट शब्द है वह जर्मन भाषा का एक शब्द है, जर्मन भाषा का, जिसका अर्थ होता है समग्रता या पूर्ण या संपूर्ण आकृति। ठीक है? तो जो गेस्टाल्ट शब्द है उसका अर्थ क्या है? समग्रता या पूर्ण आकृति। समग्रता या पूर्ण आकृति से क्या तात्पर्य है? किसी भी वस्तु या अनुभव का विश्लेषण उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँटकर नहीं किया जा सकता है। ठीक है? तो गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि जो कोई भी वस्तु है या कोई भी अनुभव है किसी का, उसका यदि विश्लेषण करना है, व्याख्या करनी है, तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट करके उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, उसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे पूर्ण और संगठित इकाई के रूप में समझाया जा सकता है। ठीक है? तो आगे देखते हैं इसके मुख्य प्रतिपादक कौन रहे हैं। मुख्य प्रतिपादक रहे हैं वर्दीमर, मैक्स वर्दीमर इनका नाम है, ये इसके मुख्य प्रतिपादक रहे हैं। इनके सहयोगकर्ता कौन थे? कुर्ट कोफका और वोल्फगैंग कोहलर, ये दो जो थे इनके प्रतिपादक थे। लेकिन जो प्रयोगकर्ता थे, वो प्रयोगकर्ता कौन थे हमारे? वो वोल्फगैंग कोहलर ही इसके प्रतिपादक रहे हैं, सिद्धांत के प्रतिपादक कैसे रहे हैं? कोहलर महोदय ने ही सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रयोग विभिन्न जानवरों पर किया था, इसलिए ही इनको क्या माना जाता है? इस सिद्धांत का प्रयोगकर्ता माना जाता है। प्रतिपादन तो किया हमारे मैक्स वर्दिमर महोदय ने और उनका सहयोग किया कुर्टकोफका ने और वोल्फगैंग कोहलर ने, लेकिन प्रयोग जो किया वो हमारे कोहलर महोदय ने ही किया था। ठीक है, अब एक बात और जानने वाली है, यहाँ पे जो गेस्टाल्ट शब्द है,
इस गेस्टाल्ट शब्द का जो प्रतिपादन किया, गेस्टाल्ट विचारधारा का जो प्रतिपादन किया, वह 1912 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, 1912 ईस्वी में इस शब्द का, इस विचारधारा का प्रतिपादन किया कि किसी भी वस्तु का जो विश्लेषण है वह उसे छोटे-छोटे भागों में बाँट करके नहीं, बल्कि संपूर्ण आकृति के रूप में किया जाता है। ठीक है? अब आगे देखते हैं कोहलर का जो प्रसिद्ध सिद्धांत है, जिसको हम सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, उसके विषय में क्या कहा गया है। ठीक है, तो कोहलर महोदय ने क्या करा, सर्वप्रथम तो अनेक जानवरों पर क्या करिए करे प्रयोग करे। उनमें से जो ज्यादा प्रसिद्ध उनके प्रयोग हैं, वो उन्होंने वन मानुष पर प्रयोग किया था। वन मानुष अर्थात चिंपांजी पर उन्होंने क्या करा था, कई कई प्रयोग किए थे, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, एक वन मानुष का नाम था सुल्तान। उस सुल्तान नाम के वन मानुष पर उन्होंने क्या किया, प्रयोग किया। ठीक है, प्रयोग क्या किया, दो प्रकार के उन्होंने प्रयोग करे, जिनके बारे में हम अभी देखेंगे। सर्वप्रथम जो उनका प्रयोग था, वो था एक बॉक्स एक्सपेरिमेंट, अर्थात बॉक्स का प्रयोग। बॉक्स के प्रयोग में उन्होंने क्या करा, एक चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया, और कमरे में बंद करने के बाद क्या करा, केलों को कमरे के ऊपर लटका दिया। ठीक है, केले ऊंचाई पर लटका दिए जहां चिंपांजी पहुंच नहीं सकता था, और उसी कमरे में कुछ बॉक्स रख दिए उन्होंने। साइड में कुछ बॉक्स ऐसे पड़े हुए थे, उन बॉक्सों को उन्होंने वहां पर रख दिया। ठीक है, तो जो वन मानुस था, जो सुल्तान नाम का चिंपांजी था, वो क्या करता है, अब पहले तो केलों को प्राप्त करने के लिए ऐसे ही इधर उधर उछल कूद करता है। जब थक जाता है तो बैठ जाता है, कहीं पर किसी कोने पर बैठ जाता है और विचार करने लगता है, और विचार करते करते उसे सूझ आती है, या अचानक से समझ आता है, तो वो उन जो बॉक्स रखे हुए थे, उन बॉक्सों को उन केलों के नीचे लगा करके, उनके ऊपर चढ़ करके क्या कर लेता है, वहां पर उन केलों को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, पहले तो उसने क्या करा, प्रयास करा, लेकिन प्रयास बार बार प्रयास किया, और बार बार त्रुटि हुई, बार बार त्रुटि हुई। ठीक है, उस प्रक्रिया को दोहराने से उसे कोई उसका हल प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन फिर उसने सूझ अचानक जो सोच रहा था, विचार कर रहा था कि कैसे उनको प्राप्त किया जाए, तो अचानक से उसे सूझ होती है। वो समग्र अध्ययन करता है अपने पूरे, जो जिस कमरे में उसे बंद किया गया था, उस पूरे कमरे को पूर्ण दृष्टि से देखता है, पूरे कमरे को देखता है, और उसकी स्थिति को समझता है। स्थिति को समझ करके जो बॉक्स वहां पर रखे हुए थे, उन बॉक्सों को एक के ऊपर एक लगा करके फिर उन केलों को प्राप्त कर लेता है। तो इससे क्या हुआ, वनमानुष को अचानक सूझ आई कि बार बार कोशिश करने से केले प्राप्त नहीं हो रहे थे, तो उसने अचानक जो उसे सूझ आई कि इन बॉक्सों को उनके नीचे लगा करके केले प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से क्या हुआ, जो उन्होंने शुरू में बताया कि कोहलर जो थे, वो थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का खंडन करते थे, कि जो सीखना होता है वो बार बार प्रयास से होता है, लेकिन यहाँ पे बार बार प्रयास करने से भी चिंपांजी को क्या था, वो केले प्राप्त नहीं हो पा रहे थे, तो उसको अचानक जो सूझ आई, उस कारण से ही यहाँ पर क्या होता है, उसे केले प्राप्त हो पाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बॉक्स के माध्यम से देख लीजिए, यहाँ पे बॉक्स का प्रयोग क्या है। यहाँ बंदर को, चिंपांजी को बंद किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है हमारा वन मानुस सुल्तान नाम का चिंपांजी, और ऊपर छत पर केले लटकाए गए हैं जो उससे दूर हैं। ठीक है, समस्या है कि केलों तक कैसे पहुंचा जाए। ठीक है, केलों को कैसे प्राप्त किया जाए, ये समस्या उसके सामने है। पहले तो वो ऐसे ही उछल कूद करता है इधर उधर कमरे में केलों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन बार बार प्रयास करने पर भी प्राप्त नहीं कर पाता है। थक करके बैठ जाता है, तो बैठ जाता है। ठीक है, थक करके बैठ जाता है और देखता है, पूरे कमरे का संपूर्ण अध्ययन करता है, अपने उसमें अपने मस्तिष्क पर एक उसकी वो बनाता है, छवि बनाता है पूरे कमरे की, और अचानक उसे सूझ आती है कि बॉक्सों को एक के ऊपर एक रख करके केले प्राप्त किए जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे उसने एक के ऊपर एक बॉक्स को स्थापित वो करा, अ, एक के ऊपर एक रखा और उसे ऊंचा बनाया, और ऊंचा बना करके कैसे उसने यहाँ पर केलों को प्राप्त कर लिया। तो ये जो समझ थी, ये जो उसका सीखना था, वो कैसे हुआ, अचानक आई सूझ के द्वारा हुआ। जो अचानक उसे सूझ आई कि इन बॉक्सों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया जा सकता है, एक के ऊपर एक रखा जा सकता है, और उनसे केले प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, ये तो उनका सर्वप्रथम प्रयोग था वनमानुष पर। पहला प्रयोग उनका सफल रहा, और अचानक आई सूझ के द्वारा उसने सीख लिया कि कैसे कोई भी अधिगम किया जा सकता है। ठीक है,
अब दूसरा जो प्रयोग था वो था एक छड़ी का प्रयोग, स्टिक एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या होता है, एक वनमानुष को पिंजरे के अंदर रख दिया जाता है और बाहर उससे दूर केलों को रख दिया जाता है, ठीक है? जिससे वो केलों को आसानी से प्राप्त ना कर सके। और उसी बॉक्स में कुछ छड़ियाँ रख दी जाती हैं, 2 से 3 छड़ी रख दी जाती हैं, ताकि उन जब उसे सूझ आए तो वो उन छड़ियों को जोड़ करके क्या कर ले, प्राप्त कर ले। लेकिन पहले तो वनमानुष क्या करता है, ऐसे ही केलों को प्राप्त करने की कोशिश करता है और प्राप्त नहीं कर पाता है, और जब थक करके, हार करके बैठ जाता है, तो उसके बाद वो फिर से समग्र दृष्टि से क्या करता है, उस बॉक्स का अध्ययन करता है, उस पिंजरे का अध्ययन करता है और देखता है कि पास में ही छड़ी रखी हुई है। पहले एक छड़ी से केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो उन्हें प्राप्त नहीं कर पाता है। बार-बार कोशिश करके फिर थक करके बैठ जाता है और फिर विचार करने लगता है और उसे अचानक सूझ आती है। ऐसे ही वो छड़ियों के साथ लगा हुआ था केले प्राप्त करने में, और अचानक उसके मस्तिष्क पर सूझ आई, मस्तिष्क पर समझ बनी कि इन छड़ियों को आपस में जोड़ने से केलों को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या करता है, दोनों ही छड़ियों को आपस में जोड़ देता है, आपस में मिला देता है, जिससे छड़ी लंबी हो जाती है और वो केलों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं छड़ी प्रयोग, समस्या और समाधान, पिंजरा। 1 मिनट, इसे छोटा कर दूं मैं थोड़ा। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे एक जो वनमानुष है उसे पिंजरे के अंदर बंद रखा है और दूर उससे क्या है, केलों को रखा गया है। ठीक है। अब समस्या क्या है कि वो जो केले हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, छड़ी, ठीक है। जो केले हैं उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए, बार बार हाथ बाहर करके केले प्राप्त करने की कोशिश करता है, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर अचानक से उसके अंदर क्या बनती है, एक सूझ बनती है। पहले एक छड़ी का प्रयोग उसने करा कि एक छड़ी से केले प्राप्त कर लूँ, तो उससे प्राप्त नहीं कर पाया। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे वो दूसरी छड़ी को आपस में जोड़ रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से उसके अंदर अचानक सूझ बनती है कि दोनों छड़ियों को आपस में जोड़ करके क्या किया जा सकता है, केलों को प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है? तो इस प्रकार के 2 प्रयोग जो कोहलर ने किए थे वनमानुष पर, वो दोनों के दोनों सफल रहते हैं। और जो अचानक सूझ बनती है, अचानक समझ बनती है, उसके द्वारा वनमानुष आसानी से केलों को प्राप्त करने का उपाय सीख लेता है, ठीक है? तो ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण एक वो प्रयोग था कोहलर का, जो दो आसान उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। एक बॉक्स प्रयोग और दूसरा पिंजरे छड़ी प्रयोग के माध्यम से, ठीक है? बॉक्स प्रयोग में क्या करा कि चिंपांजी को बंद कर दिया और कमरे में ही बॉक्स रख दिए, केले ऊपर लटका दिए। उसने अचानक सूझ बनी चिंपांजी सुल्तान के अंदर, और सुल्तान ने अचानक सूझ के द्वारा, जो सूझ बनी अचानक, उसके द्वारा बॉक्सों को इकट्ठा किया और उनके ऊपर चढ़ कर के केले प्राप्त कर लिए। दूसरा जो प्रयोग था छड़ी प्रयोग, उसमें उसे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और केले उससे बाहर कहीं दूर रख दिए और छड़ियां रख दी बॉक्स में। उन छड़ियों को आपस में जोड़ करके अचानक सूझ के द्वारा उसने केले प्राप्त कर लिए थे, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं इसके मुख्य चरणों के बारे में। अंतर्दृष्टि अचानक पैदा होती है, लेकिन इसके पीछे एक मानसिक प्रक्रिया होती है जो इन चरणों से गुजरती है। क्या कहते हैं कि जो अंतर्दृष्टि होती है, अर्थात जो हमारी अंतर्दृष्टि है, जिसमें हमारी समझ बनती है, जो अचानक आई हुई जो सूझ है, उसमें वो जो क्या होती है, अचानक पैदा होती है, ठीक है। अंतर्दृष्टि क्या होती है, अचानक पैदा होती है, लेकिन इसके पीछे एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है, जो इन चरणों से गुजरती है। किन चरणों से? पहला चरण है लक्ष्य, गोल। जीवन के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, जैसे सुल्तान के लिए केले, ठीक है। तो हमारे जीवन में भी क्या होता है, जो सूझ होती है, वो भी मानसिक प्रक्रिया के इन चरणों से गुजरती है। यदि हमने किसी चीज को प्राप्त करना है, किसी उसको प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम हमने क्या करना होता है, उसका हम लक्ष्य बनाते हैं, उसका गोल बनाते हैं, फिर उसके लिए हम प्रयासरत होते हैं, ठीक है। तो जीवन के सामने एक स्पष्ट लक्ष्य होता है, जैसे सुल्तान के लिए केले थे, और यदि हम टीचिंग लाइन में हैं, तो हमारे लिए टीचिंग ही हमारा लक्ष्य है, हमारा जॉब प्राप्त करना ही हमारा क्या है, लक्ष्य है, ठीक है। तो जो लक्ष्य के माध्यम से भी सूझ और अंतर्दृष्टि हमारे अंदर अचानक से पैदा होती है। उसके बाद बाधा, लक्ष्य और जीवन के बीच एक समस्या या रुकावट आती है, जैसे
पिंजरे ऊंचाई और पिंजरा था जिससे सुल्तान केलों को प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है, बाधा भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। यदि बाधाएं नहीं आएंगी, हमें हर चीज आसानी से मिल जाएगी, तो हम उस चीज के लिए फिर कार्य नहीं करेंगे और जीव इससे क्या हो जाएगा, आलसी होता चला जाएगा। ठीक है, तो लक्ष्य और जो हमारा जीवन है, हमारी लाइफ है, उसमें एक समस्या या रुकावट आती है। जैसे सुल्तान के लिए पिंजरा और ऊंचाई क्या थी, एक समस्या थी, एक बाधा थी। उसको उसने अचानक सूझ के द्वारा उसका समाधान प्राप्त कर लिया था। तनाव या असंतोष, टेंशन, समस्या का हल न मिलने पर मानसिक तनाव पैदा होता है, जिससे जीव सोचने पर मजबूर हो जाता है। अचानक जो सूझ पैदा होती है हमारे अंदर, उसके लिए तनाव और असंतोष अर्थात टेंशन जो है हमारी, वह भी क्या है, महत्वपूर्ण कारक होती है। क्योंकि यदि हमें समस्या का हल नहीं मिलता है, तो हम लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर इसको कैसे हल किया जा सकता है, कैसे इसका आंसर प्राप्त किया जा सकता है, कैसे इसको सुधारा जा सकता है। हम उस विषय पर फिर सोचने के लिए क्या हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं। जैसे एक कवि यदि कविता बनाने के लिए कविता बनाने में लगा हुआ है और उसके जो तुक हैं वो नहीं मिल पाते हैं, या कोई शब्द ऐसे हैं जो आपस में फिट नहीं बैठ पाते हैं, तो वह भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है और अचानक उसके अंदर सूझ बनती है कि इस जगह पर इस शब्द का होना चाहिए। ठीक है, या कोई ऐसा बच्चा जो विज्ञान का या गणित का छात्र है, वो किसी प्रश्न का समाधान ढूंढ रहा है और उसे बार बार करने पर भी गलतियां हो रही हैं, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आखिर इसको कैसे हल किया जाए। तो जब वो सोचेगा और अचानक उसके अंदर जो सूझ सूझ बनेगी, उससे उसका क्या हो जाएगा, वो उसका समाधान आसानी से ढूंढ सकता है। ठीक है, संगठन और पुनर्गठन। ठीक है, जीव पूरी स्थिति को एक संपूर्ण रूप में देखता है और साधनों के बीच संबंध जोड़ता है। ठीक है, जीव क्या करता है, जो संपूर्ण स्थिति है, जैसे चिंपांजी ने क्या करा, सुल्तान नाम के चिंपांजी ने क्या करा, पहले बैक बॉक्स प्रयोग में प्रयास करने पर थक जाने के बाद उसने पूरी स्थिति का एक संपूर्ण रूप में अध्ययन किया। अर्थात पूरे बॉक्स का अध्ययन किया, पूरे बॉक्स को देखा, कहाँ क्या चीज रखी है, और उसके बाद उसमें संबंध उसने जोड़े कि इनको आपस में, इन बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखा जाएगा, तो इससे क्या होगा, वो केलों तक आसानी से पहुंच सकता है। तो उनके बीच उसने क्या करा, संबंधों को जोड़ा। तो जो संगठन और पुनर्गठन है, वो भी अंतर्दृष्टि के लिए क्या होता है, महत्वपूर्ण कारक होता है। जिससे हम क्या करते हैं, पूरे उसका अध्ययन करते हैं, पूरी स्थिति का अध्ययन करते हैं कि आखिर समस्या क्या है, क्या चीजें ऐसी हैं जो इसको हल कर सकती हैं। इस विषय का हम अध्ययन करते हैं और इससे जो सूझ बनती है, उससे हम अपनी समस्या का क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। अचानक हल, द आहा मोमेंट। ठीक है, अचानक दिमाग की बत्ती जलती है और समस्या का समाधान हो जाता है। ठीक है, अचानक क्या होता है, हमारे दिमाग पर सूझ आती है। बत्ती जलने से तात्पर्य है अचानक हमारे दिमाग में सूझ आती है। ठीक है, जैसे आपने कोई नाटक वगैरह देखा होगा, कोई ऐसे कार्टून्स वगैरह, एनिमेशंस वगैरह होते हैं, कोई कुछ विचार कर रहा है और सोचता है कि अचानक से कुछ सोचता है उस समस्या के बारे में और अचानक से क्या करता है, उसको उसका समाधान मिल जाता है। तो एक बल्ब सा जलता हुआ, लाइट सी जलती हुई, बत्ती सी जलती हुई दिखाई दी जाती है। ठीक है, तो वैसे ही हमारे मस्तिष्क में कोई जो जब अचानक उसका हल मिल जाता है, तो क्या होता है, एक हमें उस समाधान मिल जाता है, तो हमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, अचानक हल मिलने से हमें बहुत ज़्यादा क्या लगता है, फिर अच्छा लगता है। तो जो अंतर्दृष्टि या सूझ है, वो इन प्रमुख चरणों से होकर के गुजरती है। ठीक है, कौन-कौन से चरण थे? लक्ष्य का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि लक्ष्य हमारा है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे मस्तिष्क पर अचानक सूझ उत्पन्न होगी, सूझ पैदा होगी। बाधा, हमारे लक्ष्य और हमारे जीवन के बीच में अगर बाधाएँ हैं, तो उन बाधाओं का समाधान करने के लिए अचानक सूझ पैदा होगी। असंतोष और तनाव, समस्या का हल ना होने पर जब हमें मानसिक मेंटल टेंशन होने लगती है, तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कैसे इस समस्या का हल किया जाए। और संगठन और पुनर्गठन, पूरी स्थिति का समग्र अध्ययन करना, समग्र रूप में देखना और साधनों के बीच संबंध जोड़ना। और अचानक हल, अचानक जो हमें क्या होता है, किसी भी समस्या का समाधान मिल जाता है, तो उससे क्या होता है, आहा मोमेंट होता है, अर्थात एक अच्छा पल हमारे लिए होता है। ठीक है, सूझ को प्रभावित करने वाला कारक कौन-कौन से हैं, अब ये देख लेते हैं।
अंतर्दृष्टि हर स्थिति में या हर जीव में एक जैसी नहीं होती है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जो अंतर्दृष्टि है, वो हर मनुष्य में या हर जीव में एक जैसी नहीं होती है। किसी की अंतर्दृष्टि अलग है, किसी की अलग हो सकती है, ठीक है? यह क्या है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखते हैं कौन-कौन सी बात है। सर्वप्रथम है बुद्धि, इंटेलिजेंस। तीव्र बुद्धि वाले जीवों और मनुष्यों में सूझ बहुत जल्दी और बेहतर तरीके से पैदा होती है, ठीक है? पहला जो कारक है सूझ को प्रभावित करने वाला, वो बुद्धि है। जो तीव्र बुद्धि वाले होंगे, तेज बुद्धि वाले होंगे, गॉड गिफ्टेड होंगे, जिनका आईक्यू लेवल 140 से ज़्यादा या 130 से ज़्यादा होगा, ऐसे जो जीव होंगे, उनमें जो सूझ होगी, अचानक जो हल होगा समस्या का, वो बहुत ज़्यादा जल्दी होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और जबकि जो मंद बुद्धि बालक या मंद बुद्धि जीव होंगे या सामान्य स्तर के होंगे, उनमें वो चीज़ क्या होगी, बहुत धीमी गति से होगी, ठीक है? पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस। यदि व्यक्ति को भूतकाल में वैसी ही किसी समस्या का अनुभव रहा, तो नई समस्या में सूझ जल्दी काम करती है। यदि व्यक्ति को पास्ट में कभी को वैसी ही कोई समस्या हुई हो और उसने उसका समाधान करने में उससे कोई चूक हुई हो या सोच समझ करके उस बहुत ज़्यादा समय लगने पर उसने उसका समाधान ढूँढा हो और जब वर्तमान में उसको वैसी ही समस्या दोबारा से देखने को मिलती है, तो इस बार वो क्या करता है, जल्दी से ही उस समस्या का समाधान ढूँढ लेता है, समाधान कर लेता है, ठीक है? समस्या की पूर्णता। जब तक समस्या पूरी तरह सामने स्पष्ट ना हो, तब तक सूझ पैदा नहीं हो सकती। अधूरे डेटा से अंतर्दृष्टि नहीं आती है, ठीक है? और क्या है, समस्या की पूर्णता, अर्थात जब तक कोई समस्या हमारे सामने पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं होगी कि आखिर समस्या क्या है, तब तक हमारे अंदर सूझ पैदा नहीं होगी उस समस्या का हल करने के लिए, ठीक है? क्योंकि अधूरा जो डाटा होता है, अधूरा जो डाटा है, उससे अंतर्दृष्टि कभी नहीं बन पाती है, अंतर्दृष्टि कभी पैदा नहीं हो पाती है। पूरी समस्या होनी चाहिए, पूरी सूचना होनी चाहिए उस समस्या के बारे में, तभी क्या हो पाएगा, अंतर्दृष्टि बन पाएगी। प्रयास की दिशा, ठीक है? जो हमारी सीखने की दिशा है, डिस्टेंस ऑफ एफर्ट्स हैं, व्यक्ति उससे भी जो है हमारी सूझ क्या होती है, प्रभावित होती है, ठीक है? कैसे? व्यक्ति की समस्या को किसी नज़रिए से व्यक्ति समस्या को किस नज़रिए से देख रहा है, यह उसकी सूझ की दिशा तय करता है, ठीक है? हमने समस्या को किस दृष्टि से देखा, किस नज़र से देखा, क्या हमने उसे मामूली समस्या ले लिया या बहुत कठिन समस्या ले लिया है, उससे भी जो हमारी सूझ है उसकी वो क्या करती है, हमारी दिशा को तय करती है, हमारी सीखने की दिशा को क्या करती है, तय करती है, ठीक है? तो ये हमारा जो था सूझ को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक थे, जो सूझ को प्रभावित करते हैं। सर्वप्रथम बुद्धि, हमारी इंटेलिजेंस, तीव्र जो व्यक्ति होते हैं उन्हें जल्दी सूझ आती है और पूर्व अनुभव, यदि पूर्व में ऐसी ही समस्या हमें हुई थी तो हम वर्तमान में उस समस्या का जल्दी से हल ढूँढ लेते हैं। समस्या की पूर्णता, यदि समस्या का पूर्ण ज्ञान हमें है तो हम जल्दी से ही क्या कर लेंगे, समस्या का हल कर लेंगे। अपूर्ण ज्ञान होने पर हम समस्या का हल आसानी से नहीं कर सकते हैं। प्रयास की दिशा, ठीक है, व्यक्ति समस्या को किस नज़रिए से देखता है, कै किस प्रकार से देखता है, इससे भी हमारी सूझ जो होती है प्रभावित होती है। अब देखते हैं इस सिद्धांत का शिक्षा में क्या महत्व है। एक शिक्षक या मार्गदर्शक के रूप में इस सिद्धांत का उपयोग कक्षा और शिक्षण में बेहद क्रांतिकारी साबित होगा। क्रांतिकारी अर्थात परिवर्तनकारी, परिवर्तन करने वाला होगा। यदि हम एक शिक्षक हैं या हम कोई परामर्शदाता हैं, मार्गदर्शक हैं, तो ये जो सिद्धांत है हमारे लिए कक्षा में बहुत ज़्यादा क्या होगा, उपयोगी होगा। पूर्ण से अंश की ओर काम करता है, ठीक है? यह सिद्धांत सिखाता है कि बच्चों को पहले पूरी समस्या का पूरा पाठ एक बार में समझाना चाहिए, उसके बाद उसके छोटे-छोटे भागों पर चर्चा करनी चाहिए। जैसे पहली पूरी कविता का भाव, फिर शब्दों का अर्थ, ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है पूर्ण से अंश की ओर काम करता है, ठीक है? हमें सिखाता है कि बच्चों को पहले क्या करें हम, पूरी समस्या या पूरा पाठ एक बार में समझाएँ, ठीक है? मानो आप किसी कक्षा में पढ़ा रहे हैं, आप गणित के हैं, हिंदी के हैं या विज्ञान के शिक्षक हैं और आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? तो आपने क्या करना है पहले, पूरे पाठ को, ठीक है? पूरे पाठ को क्या करना है, एक बार में समझाना है या कोई बड़ी समस्या है, विज्ञान या गणित के विषय में जटिल समस्या है, उस पूरी समस्या को एक बार में समझाना है, उसके बाद उसकी छोटे-छोटे भागों में क्या करनी है, चर्चा करनी है, ठीक है? जैसे हम ज यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे पूरी कविता का भाव हमने पहले समझा दिया, उसके बाद फिर क्या करा, शब्दों के अर्थ विद्यार्थियों से पूछे और जो कठिन शब्द हैं, उन शब्दों के अर्थ उन्हें समझाने की फिर से क्या करी, कोशिश करी, फिर से उन्हें समझाया, ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है, वो पूर्ण से अंश की ओर काम करता है।
रटने की आदत का विरोध करता है। ये जो सिद्धांत है वो रटने की प्रक्रिया का जो रटने की आदत है उसका विरोध करता है। ठीक है। यांत्रिक रूप से रटने का कड़ा विरोध करता है। यह तर्क, चिंतन और समझ पर जोर देता है। ठीक है, ये जो सिद्धांत है वो क्या करता है, रटने की प्रक्रिया पर, रटने की आदत पर और आदत का विरोध करता है कि रटना बहुत ज़्यादा गलत है। हमें किसी भी चीज़ को रट करके याद नहीं करना चाहिए। और उसके विकल्प में यह तर्क, चिंतन और समझ पर क्या करता है, जोर देता है। अर्थात हमें उसका पहले उसके विषय में सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और जो समझ है उस समझ को विकसित करके फिर हमने उस समस्या का हल करना चाहिए। ठीक है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास है, यह छात्रों में खुद खोज करने और अ, समाधान की क्षमता को विकसित करता है। ठीक है? ये क्या करता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का छात्रों में विकास करता है, जिससे छात्र किसी भी समस्या का हल खुद खोजने के लिए क्या होते हैं, अग्रसर होते हैं। उस समस्या के बारे में ढूँढ कुछ ना कुछ नई चीज़ खोजते हैं और समस्या का समाधान करते हैं और समस्या समाधान की जो क्षमता होती है इससे छात्रों में विकसित होती है। वो आसानी से क्या कर लेते हैं, किसी भी समस्या का समाधान ढूँढ लेते हैं। ठीक है? रचनात्मकता, कला, साहित्य, विज्ञान और गणित जैसे विषयों में जहाँ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत होती है, वहाँ यह सिद्धांत सबसे ज़्यादा कारगर होता है। ठीक है? कला का विषय है, आर्ट का विषय है, साहित्य है, विज्ञान है, गणित है। इन जैसे विषयों में क्या होती है, हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की ज़रूरत होती है, अर्थात कहीं आगे बढ़ कर के सोचने की ज़रूरत होती है, कल्पना करने की ज़रूरत होती है। वहाँ यह सिद्धांत क्या होता है, सबसे ज़्यादा कारगर होता है। जैसे साहित्य में कोई कवि है, कोई कविताएँ लिखता है या साहित्य लिखता है, गद्य लिखता है, पद्य लिखता है, तो वहाँ पर उसको क्या होता है, बहुत ज़्यादा आगे सोचना होता है उस कविता, कहानी के बारे में। तो वहाँ पर भी यह सिद्धांत क्या करता है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होता है। ठीक है? और निष्कर्ष तौर पे भी आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। यह सिद्धांत साबित करता है कि सीखना कोई अंधी या आंतरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सचेत, बौद्धिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक है? तो ये जो सिद्धांत है इसने ये साबित किया है कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है वह कोई अंधी प्रक्रिया नहीं होती है कि बार-बार उसको दोहराया, रटा और हमने सीख लिया, बल्कि ये क्या है, सचेत है और बौद्धिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है। जब हम किसी समस्या को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उसके अंगों के बीच संबंध ढूँढकर उसमें रचनात्मक समाधान दे देता है। जब हम किसी भी समस्या को ढूँढते हैं, समस्या को समझ लेते हैं, तो हमारा दिमाग फिर क्या करता है, खुद ब खुद उसके बारे में हल हमें निकाल कर के देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सिद्धांत था कोहलर का सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसमें मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको सिद्धांत समझ में आ जाए, क्योंकि ये सभी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत है, चाहे वो किसी भी स्टेट का टेट हो या फिर सीटेट हो या नेट हो, तो वहाँ पर हमारा सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश रही है कि मैं तुम्हें जितना हो सके, जितना आसान भाषा में हो सके उतना समझा सकूँ। ठीक है? चलिए दोस्तों, यहीं पे रखते हैं आज की कक्षा और अगली कक्षा में हम एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत के विषय में चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम होगा हमारा स्टीफन क्रेसन का सिद्धांत, द्वितीय भाषा अधिग्रहण का सिद्धांत शायद हमारा नहीं हो पाया है, तो इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है? यदि ये सिद्धांत हो गया होगा तो और अन्य जो भी हमारे सीटेट से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहीं पे रखते हैं कक्षा। धन्यवाद।